तो पहले भारतीय जनता पार्टी बता दे कि वो साइनिंग अमाउंट कितना था और एग्रीमेंट कितना में हुआ। देखिए पांडे जी, मेरा हमसे हलफनामा लिखवा लीजिए, 34 इंटैक्ट है, इनका हलफनामा ले लीजिएगा, 16 है, इनका 2 है, संजय जी आएंगे तो 4 है, इसके अलावा कोई और हलफनामा नहीं हो। क्योंकि ये जानने की हम लोगों की इसलिए उत्सुकता है कि बाबूलाल जी हर चीज़ में आजकल घपला देख रहे हैं, कहाँ गिट्टी चोरी हो रहा है, कहाँ बालू चोरी हो रहा है, लेकिन उनको नहीं दिखाया कि जो विधायक दल का नेता है उनका विधायक चोरी हो गया। मतदान की प्रक्रिया 18 तारीख को संपन्न होगी, लेकिन उसके पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग क्या एलिफेंट ट्रेडिंग हो गया। ये बात मैंने आधिकारिक रूप से कहा। हॉर्स ट्रेडिंग होता है, 1-2 लोगों को आप इधर से उधर कर लीजिए। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरे 24 के 24 लोग उनके प्रस्तावक बन गए, यानी कि 18 तारीख के पहले ही खेला हो गया। तो भाई आप साइनिंग अमाउंट बता दीजिए, हम लोग अनुरोध करेंगे नाथवानी जी से, जो एग्रीमेंट हुआ है वो आपको पूरा कर दे, और जीत की गारंटी हम लोग अपने प्रत्याशी बैजनाथ राम जी और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा जी के लिए 56 विधायक एकजुट होकर उनके पक्ष में वोट करें। जब पीड़ा में तो साथ है, लेकिन यहाँ भी आरजेडी गायब है, कोई खास वजह उसके प्रोटेस्ट? ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये अचानक हम लोगों का ये हुआ, और मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, माननीय मंत्री जी भी बात की, लेकिन वो लोग बाहर रहने के कारण वह नहीं आ पाए प्रदेश अध्यक्ष। अभी राज्यसभा का चुनाव जारी है। आप सब अवगत हैं कि कल हमारे दोनों प्रत्याशी, जेएमएम के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन वैध हुआ, और जो परिमल नाथवानी जी थे उनके नामांकन पत्र में कुछ त्रुटियां पाई गई, जिससे हमारे माननीय विधायक जो कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के प्रस्तावक भी हैं, नमन विकसल कोंगाड़ी जी, उन्होंने उनके नामांकन के कुछ त्रुटियों को लिखित रूप से पेश किया था, आपत्ति दर्ज की थी, और उन्हें मौका दिया गया 3 बजे 4 बजे करीब कि अगले दिन इसकी 11 बजे सुनवाई होगी, या लास्ट डेट रखा गया 11 बजे तक। आज एक और मध्य प्रदेश में हमारे मीनाक्षी नटराजन जो उम्मीदवार थे, उनको 15 मिनट में जब त्रुटि पाई गई तो उन्हें रद्द किया गया, और यहाँ पर वो हमारे द्वारा जो आपत्ति की गई, हमारे माननीय विधायक प्रस्तावक जो थे नमन विकसल कोंगाड़ी द्वारा, उससे 24 घंटा का समय दिया गया। उसमें कई त्रुटियां थी, जिसका उन्होंने अपने आपत्ति पत्र में जिक्र किया है कि वे जो एक गुजरात की एक कॉकपेट कंपनी है, पेट्रो प्रोडक्ट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर हैं। उसके साथ साथ वहाँ जो उनके परिवार के सभी लोगों का उसमें विस्तार पूर्वक कोई वर्णन नहीं था। उनके और सारे जो आपराधिक मामले थे उसका जिक्र नहीं था। नाम में भी सरनेम को पहले किया गया था, नाथवानी और परिमल को पीछे, जो कि उनके वोटर लिस्ट में परिमल नाथवानी है। इस तरह से कई त्रुटियों का उन्होंने उजागर किया था, लेकिन आज जैसा सुनने में आया कि उन्हें अलग से फिर पेपर दाखिल करने का मौका दिया गया, जो चुनाव आयोग के उनके नियम के विपरीत है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आप लोगों के बीच ये प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं। मैं हमारे
झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय श्री सुप्रिया दास से अनुरोध करता हूं कि अपना विचार देंगे। जोहार साथियों, थोड़ा आप लोगों को पीछे ले चलते हैं। जिस दिन राज्यसभा का चुनाव का नामांकन की अधिसूचना जारी हुई, कार्यक्रम तय हुआ, उसी दिन हमने कई आशंकाओं से भरी एक चिट्ठी माननीय चुनाव आयुक्त को लिखने का काम किया था। ये आशंका हम लोगों को थी कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो विगत 2014 के बाद से जिस प्रकार हर राज्य के विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में और अब तो राज्यसभा के चुनाव में उनकी जो भूमिका बनते जा रही है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब नहीं रह गया। वो इलेक्शन चेंज फॉर इंडिया हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव करवाती थी, अब इलेक्शन चेंज फॉर इंडिया भाजपा के पक्ष में हो गया। क्योंकि हम लोगों को ये मालूम था कि स्पष्टतः जो हमारे 56 के आंकड़े हैं, यदि 2 कैंडिडेट का नामांकन होगा तो निर्विरोध चुनाव होगा, और एक एप्रीहेंशन यदि तीसरा कोई आएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो उस पर भी हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतिनिधित्व तो नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन उनके द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार का देना सुनिश्चित था। वैसे स्थिति में यदि उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि यदि तीसरा कैंडिडेट भी होगा तो जो हाउस का स्ट्रेंथ है 81 का, उसको यदि 3 से भाग करेंगे तो 27 आएगा, +1 एक यदि हो जाएगा तो वो हमारा कंफर्टेबल विन हो जाएगा। और इस तरह से दोनों सीटों पर हम चुनाव जीतने का जीत का दर्ज करेंगे। परिस्थितियां आज भी हैं, आज भी हम इंटैक्ट हैं। कांग्रेस के 16 विधायकों के साथ, राजद के 4 विधायकों के साथ, भाकपा माले लिबरेशन के 2 विधायकों के साथ हमारे 34 विधायक एकजुट है। आज भी हम 56 के आंकड़े में ही हैं, लेकिन फिर भी ये कौन सी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर चुनाव आयोग करने जा रही है? क्यों ये चुनाव 18 तारीख को होगा? यक्ष प्रश्न यही है। यदि चुनाव होगा तो क्या वो निष्पक्ष होगा? एक अदद उम्मीदवार भाजपा का नहीं मिला। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन तक रहे। उस वक्त उनके प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने आधिकारिक बयान दिया कि हम अपनी उम्मीदवार की घोषणा बहुत जल्द करेंगे। और आप लोगों ने भी दिखाया कि भाजपा का एक कद्दावर नेता जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य है, गौरव वल्लभ जी, वो दिल्ली से रांची आए,
एयरपोर्ट से विधानसभा गए, वहां से उन्होंने नामांकन का पत्र खरीदा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में थे, वो भाजपा कार्यालय में गए, फिर रात को वो वापस दिल्ली चले गए। उसी रात ये जो तीसरे जो कैंडिडेट है वो आते हैं और फिर दूसरे दिन पर्चा होता है। इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इस खेल को अब चुनाव आयोग खेल रहा है। मुझे तो आशंका है कि 18 तारीख को 81 जो वैलिड वोटर्स हैं, अब उसमें कितने वोटों का मैनिपुलेशन चुनाव आयोग करेगा। जो फैसला कल हो जाना चाहिए था, वो फैसला होने में लगभग हमको लगता है कि 30 घंटे से ऊपर का समय लगा। ये गंभीर प्रश्न है। ऐसा निर्वाची पदाधिकारी को चुनाव आयोग ने क्यों बनाया, जिसको चुनाव कंडक्ट करने की जानकारी ही नहीं थी और हर बात पर वो चुनाव आयोग से डायरेक्शन मांगे। हैंडबुक में साफ लिखा हुआ है, जो इलेक्शन कंडक्ट का जो प्रोसेस है, कि आपको चुनाव का जब परिपत्र आप जब जमा करते हैं तो साथ में आपको एक चेकलिस्ट कैंडिडेट को दे देना है, जिसमें आपको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उपलब्ध करवाना है और उसके लिए समय सीमा निश्चित हो जाती है। लेकिन यहां खेल दूसरा हुआ। ये क्लॉकवाइज नहीं चला, ये एंटी क्लॉकवाइज चला। कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रस्तावक ने जब आपत्ति दर्ज की, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज कार्रवाई शुरू हुआ और पूरा वक्त दिया गया कि त्रुटियों को सुधारें। ऐसा कहां प्रावधान है? और जब एक बार आप कोई चीज जमा कर देते हैं, यह कोई कोर्ट का केस नहीं है कि एक एफिडेविट के बाद आपको दूसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट देने का मौका मिलता है। यह तो मानक प्रक्रिया है कि जो एफिडेविट देना है वो एफिडेविट दे दीजिए, और वो एफिडेविट उसमें एक लाइन लिखा हुआ रहता है और वो अंतिम लाइन होता है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मतलब मेरे जानकारी में जो सही है, मैंने ये दस्तावेज उपलब्ध करवा दिया। अब वो सही है गलत है, वो निर्वाचन आयोग को फैसला नहीं लेना, वो निर्वाचन के बाद अदालत को फैसला लेना। लेकिन यहां निर्वाचन आयोग अब न्यायालय भी बन गया और उनके द्वारा सप्लीमेंट एफिडेविट लेकर उनके उम्मीदवारी को वैध ठहरा दिया गया। खैर,
ये सारी परिस्थितियां अब हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। अब तो भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए, क्योंकि सिंपल चीज़ है कि हम लोग जब भी कोई प्रॉपर्टी या लैंड या कोई भी चीज़ यदि कुछ सेल करने का एग्रीमेंट करते हैं तो पहले तो एक साइनिंग अमाउंट लिया जाता है और उसके बाद पूरा पेमेंट ड्राफ्ट के द्वारा चेक के माध्यम से जमा करके रजिस्ट्री की जाती है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी बता दे कि वो साइनिंग अमाउंट कितना था और एग्रीमेंट कितना में हुआ, क्योंकि ये जानने की हम लोगों की इसलिए उत्सुकता है कि बाबूलाल जी हर चीज में आजकल घपला देख रहे हैं। कहाँ गिट्टी चोरी हो रहा है, कहाँ बालू चोरी हो रहा है, लेकिन उनको नहीं दिखा कि जो विधायक दल का नेता है उनका विधायक चोरी हो गया, साइन कर दिया। और ताजुब तो ये है कि साइन किया कौन, ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। 84 में जिसने किया था, जो उनके सचेतक है और उनके पैरवीकार है, आज भी वही है। और सबसे वरिष्ठतम उनके जो विधायक हैं रांची के, जिनके मुंह से केवल शुद्ध शब्द ही निकलते हैं, वो गए थे नामांकन करवाने। तो भाई अब आप साइनिंग अमाउंट बता दीजिए। हम लोग अनुरोध करेंगे नाथवानी जी से, जो एग्रीमेंट हुआ है वो आपको पूरा कर दे, और जीत की गारंटी हम लोग अपने प्रत्याशी बैजनाथ राम जी और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा जी के लिए 56 विधायक एकजुट होकर उनके पक्ष में वोट करेंगे। धन्यवाद। दादा, एक दो सवाल है। थोड़ा मनोज भक्त जी बोलेंगे माले के। हाँ, जाहिर है कि जो चुनाव आयोग हम लोग के सामने है, उनकी भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जो भूमिका है वो संविधान जिस तटस्थता की बात करती है, न्यूट्रलिटी की बात करती है, उस संविधान का जो उनके पास जिम्मेवारी है वो उसके इतर वो एक पार्टी के लिए, उस सरकार के लिए जो मोदी चला रहे हैं उसके पक्ष में काम कर रहे हैं, चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। और ये बहुत, अब मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे थे और यहाँ के बारे में बता रहे थे, आप देख लीजिए। चुनाव मतलब आप वोट से फैसला नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग फैसला कर रहा है। चुनाव आयोग फैसला कर रहा है कि किसको जिताया जाए, किसको हराया जाए। इसलिए ये मैं बिल्कुल सही समझता हूँ कि अभी सचेत होना, सतर्क होना, और इस लड़ाई को भी, राज्यसभा का जो चुनाव है वो एक तरह का जंगी है लोकतंत्र के लिए, उसमें भी दोनों लिहाज से कि ये जो भाजपा हमेशा यहाँ एक हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त की जो राजनीति करती आई है, उसको भी मात देना है। इंडिया गठबंधन के सारे विधायक मिलकर के उसको मात देंगे। और बहुत जाहिर है कि हमारे पास नंबर्स है, उस नंबर्स को देखते हुए अगर कोई आया है, उतनी बड़ी पार्टी आई है, भाजपा जिसका समर्थन कर रही है, तो इसके पीछे मकसद है। इसके पीछे खरीद फरोख्त के अलावा और कुछ मकसद नहीं है। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि इनके इस मकसद को हम लोग धूल चटाएं और ईमानदारी से जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, प्रणव कुमार झा और बैजनाथ राम जी, झामुमो के बैजनाथ राम जी और कांग्रेस के प्रणव कुमार झा, उनको हम लोग मिलकर के जिताएंगे इंडिया गठबंधन के लोग। ये भाकपा माले बिल्कुल आश्वस्त करती है, भरोसा दिलाती है। इंडिया गठबंधन के तीनों दलों के सम्मानित नेताओं की उपस्थिति, अर्थात
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी और हमारे माले के आदरणीय नेता मनोज गुप्ता जी, मनोज भक्त जी और मंच पर बैठे हुए बंधु तिर्की जी, आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी, रामचंद्र सिंह जी, हमारे सभी सम्मानित मंच, मुश्ताक जी और यहाँ पे उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण। इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे पूर्व के दोनों जेएमएम और माले के प्रवक्ता ने ये बात कही है, बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं अपनी बातों को सीमित रखूंगा। ये जो राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में क्या तकनीकी त्रुटियां रही हैं और कैसे बड़े स्तर की तकनीकी त्रुटियों के बाद भी भारत के चुनाव आयोग के प्रेशर पर उनके आरओ ने निर्दलीय प्रत्याशी, भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी के नामांकन को आज वैध ठहराया। मैं अपनी बातों को यहीं पे केंद्रित रखूंगा, लेकिन इसके पहले मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले ही मैंने सार्वजनिक रूप से एक बयान दिया था कि अभी तो 18 तारीख में विलम्ब है, मतदान की प्रक्रिया 18 तारीख को संपन्न होगी, लेकिन उसके पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग क्या एलिफेंट ट्रेडिंग हो गया। ये बात मैंने आधिकारिक रूप से कहा। हॉर्स ट्रेडिंग होता है, 1-2 लोगों को आप इधर से उधर कर लीजिए। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरे 24 के 24 लोग उनके प्रस्तावक बन गए, यानी कि 18 तारीख के पहले ही खेला हो गया। और एक चीज़ मैं ये बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी की सोच इसलिए है, सीट उनके प्रत्याशी के कारण, उनके सिटिंग कैंडिडेट दीपक प्रकाश जी के रिटायरमेंट के बाद, काल अवधि पूरा होने के बाद ये सीट खाली हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को यदि लोकतंत्र पर विश्वास होता तो वो सीट अपने जिम्मे में रखती, लेकिन इतना सोची समझी राजनीति उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यही है कि इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करो, कांग्रेस को कमज़ोर करो, और यही सोच करके एक निर्दलीय प्रत्याशी को उन्होंने समर्थन दिया है कि अगर जीता ये चुनाव, राज्यसभा का चुनाव जीता गया तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा, और अगर हार हुई तो परिमल नाथवानी की हार मानी जाएगी। ये बड़ा इंटेलिजेंटली उन्होंने इस सोच को अंजाम दिया है। बहरहाल मैं आना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, भारत के चुनाव आयोग और यहाँ के जो आरओ हैं उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब नामांकन पत्र दाखिल होता है और उसके स्क्रूटनी का दिन जब आता है, हम लोग भी बहुत चुनाव लड़ चुके हैं, 13-14 चुनाव तो मैं अपने जीवन में लड़ चुका हूँ। जब हम नामांकन देते हैं तो कौन सा पेपर हमने सबमिट किया है इसका चेक स्लिप दिया जाता है। मैं चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर से जानना चाहता हूँ कि यह फॉर्म 26 परिमल नाथवानी जी का जो नॉमिनेशन फॉर्म है, यहाँ पे वो चेक स्लिप मेंशन करना था उनको कि कौन सा पत्र, कौन सा दस्तावेज इसमें कमी है, कौन सा स्तंभ कॉलम छूटा हुआ है, ये चेक स्लिप उनको देना था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, नाथवानी जी के नामांकन पत्र में समीक्षा के क्रम में ये कॉलम आरओ ने खाली रखा, कोई चेक स्लिप उन्होंने इशू नहीं किया। ये बात हम जब भारत के चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी के
निगरान मिलेंगे तो ये प्रमुख बिंदु होगा कि वो आरओ से ये जाने, ये जांच करें कि ये फॉर्म 26 का ये कॉलम उन्होंने क्यों खाली रखा। दूसरी बात कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो निर्वाचन आयोग चल रहा है, एक भारत का निर्वाचन आयोग और दूसरा निर्दलीय प्रत्याशी जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है, उनका निर्वाचन आयोग। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत संजीदगी और गंभीरता से मैं ये बात कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित फॉर्मेट की मान्यता होगी या नाथवानी जी अपने स्तर से कोई फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। चुनाव आयोग का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही क्लियर है। पति पत्नी, डिपेंडेंट 1, डिपेंडेंट 2, डिपेंडेंट 3, ये फॉर्मेट को हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 डिपेंडेंट का कॉलम हम हटा करके और मात्र 2 डिपेंडेंट का फॉर्मेट हम तैयार करके सबमिट कर दें। ये एक तरह से छुपाने वाली बात है। मैं तो समझता हूं कि यह राजनीतिक अपराध, मैं इसको मानता हूं। ये नहीं हो सकता है। फॉर्मेट जो है उस फॉर्मेट में रहेगा, आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर डिपेंडेंट आपका कोई स्पाउस नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, तो वहाँ आप नॉट एप्लीकेबल लिखिए। उनको आपको मेंशन करना है कि ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। न कि आप पूरे फॉर्मेट से, ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो फॉर्मेट तैयार किया गया है उस फॉर्मेट को ही आप गायब कर दो। ये नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। तभी मैंने कहा कि जब मैं कोई बात बोलता हूँ तो बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से बोलता हूँ। और एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि नाथवानी का चुनाव नामांकन पत्र रद्द हो जाए, इस भरोसे से इंडिया गठबंधन बैजनाथ राम जी को और प्रणव झा जी को चुनाव में नहीं उतारी कि भाई इस उम्मीद के साथ कि उनका नामांकन रद्द हो जाएगा तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। उनका नामांकन रद्द हो, वैध हो या अवैध हो, जीत तो इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी की सुनिश्चित है। लेकिन एक बात है कि जहां इतना बड़ा ब्लंडर निर्वाचन आयोग के आरोप के द्वारा हो रहा हो, आप क्या उनको बता सकते हैं? हम अगर कोई नॉमिनेशन फाइल करते हैं, मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूं, अगर हमने शेड्यूल कास्ट का प्रमाण पत्र नहीं लगाया, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो ये रिटर्निंग अफसर की जिम्मेवारी है कि आपने ये नहीं लगाया, इसको लगा दीजिए। अगर हम नामांकन पत्र खरीदते हैं और 10,000 रुपये का जो राशि जमा करते हैं उसका जो रिसिप्ट होता है वो भी लगाना होता है। अगर ना लगाइए आप तो नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। अगर हमने नहीं लगाया तो उस दस्तावेज के बारे में आप पॉइंट आउट करिए अभ्यर्थी को कि ये नहीं लगाया, इसको लगा दीजिए। ना कि एफिडेविट में जो स्तंभ भरा है, जैसा कि हमारे माननीय सुप्रियोदा ने कहा कि ऐसा नहीं है। हम सर्टिफिकेट देते हैं कि जो मैंने भरा है अपने जानकारी के अनुसार बिल्कुल सत्य लिखा है। आप उस फॉर्मेट को बदल दे रहे हैं साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी एक जांच का विषय होगा जो हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने, भारत के निर्वाचन आयोग के सामने इस बात को रखेंगे। जैसा कि ये बात सामने आ रही है कि एक सप्लीमेंट्री नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया गया है। मुझको लगता है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा, हो भी सकता है, जांच का विषय है। लेकिन जो उसमें आपके ऊपर केसेस है कि नहीं, एफिडेविट करके देना है। आपके ऊपर, आपके पास क्या एसेट है वो आपको देना है एफिडेविट करके। ऐसा हम देखेंगे कि जो मूल नामांकन पत्र में ये शामिल हुआ था, इसमें अगर कोई बदलाव हुआ हो, कोई दूसरा नामांकन पत्र, इसलिए कि हम लोगों के पास वो भी नामांकन पत्र की वो पट्टी हमारे पास उपलब्ध है जो इन्होंने लगाया है। अब अगर उसके बाद परिवर्तन होता है तो ये अधिकार आरओ के पास नहीं।
ऐसे परिस्थिति में उनका नामांकन रद्द होना ही चाहिए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा, गुजरात में एक पेटकॉक कंपनी है, उसके वो डायरेक्टर है, ये ऐसा सुना जा रहा है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने नामांकन पत्र के माध्यम से नहीं दिया। हो सकता है कि वो नॉन प्रॉफिट का कोई पोस्ट हो, लेकिन चुनाव आयोग और देश की जनता यही जानना चाहेगी कि अगर आप डायरेक्टर हैं तो क्या कोई वित्तीय लाभ भी आप प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई तनख्वाह आपका निर्धारित है कि नहीं, टीएडीए मिल रहा है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन को इसी बात से मतलब, अगर आप कोई तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपके इनकम में शामिल होगा, और अगर आपने उस कॉलम को ही हटा दिया, इसका मतलब कि आप छुपाना चाह रहे हैं, जो कि परिमल नाथवानी जी ने छुपाया है। बहुत ही इंटेलिजेंटली जो हमारे आरओ साहब ने काम किया है, किसी भी कैंडिडेट को कोई आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं थी। ये काम आरओ का है देखना कि किसके नॉमिनेशन में क्या कमी है, पॉइंट आउट उसको करना था, पॉइंट आउट उनको करना था। जब उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया, तब हमारे प्रणव झा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनके प्रस्तावक कोंगाड़ी जी, जो हमारे माननीय नमन विल्सन कोंगाड़ी, उन्होंने इस बात की आपत्ति दर्ज की। हाँ, एक मिनट वहीं बैठा ना। ये बात किसी प्रत्याशी को नहीं करना था। समीक्षा का मतलब समीक्षा करना है आरओ को देखना था कि क्या गलती उन्होंने किया है, क्या त्रुटि उन्होंने अपने नॉमिनेशन में किया है। उन्होंने जब नहीं किया, तब हमारे प्रस्तावक नमन विल्सन कोंगाड़ी ने किया, लिख करके दिया है, तो उनसे जवाब मांगने की जरूरत नहीं थी कि आपको क्या कहना है। कोर्ट नहीं है वो, उनको खुद कहना चाहिए था कि ये आपकी कमी है, आप बताइए कैसे मीट करते हैं अपनी त्रुटि को। जैसे ही उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ ये काम हुआ है, लिखित रूप से आरओ ने मांगा है उनसे और उन्होंने जवाब दिया, जवाब को स्वीकार कर लिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी न्यायिक संस्था में वो व्यक्ति जाएगा तो उसको पूरा रिलीफ मिल सकता है, पूरा अवसर दिया गया उसको कि भाई हम आपसे लिख करके मांगे हैं, उन्होंने लिख करके मांगा, हमने लिख करके दिया। ये काम आरओ को नहीं करना चाहिए था, जो त्रुटि थी वो उसको पूरा करवाना चाहिए था। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी बातों को समाप्त करते हुए कि राजनीति, अब सुचिता की बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में, लेकिन एक राजनीतिक एथिक्स तो होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, हिंदुस्तान की एकता को बचाना है, हिंदुस्तान के समाज को जिसमें सभी वर्ग धर्म के लोग रहते हैं, अगर उसको बचाना है तो केंद्र की सरकार के पास राजनीतिक एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स उनके पास होना चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल एथिक्स उनके पास समाप्त हो गया है और जिस तरह निर्वाचन आयोग हमारे आरओ के माध्यम से जिस प्रकार का एक्शन वो ले रहे हैं जो नहीं उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आप एक चीज़ गौर करिए, इसी झारखंड में ख़त्म हो रहा है, इसी झारखंड के विधानसभा में कई चुनाव हमने राज्यसभा के देखे हैं, आज तक किसी मीडिया को नहीं रोका गया है अंदर जाने से। आज तो हमने देखा कि मीडिया को भी रोक दिया गया कि नहीं जा सकते अंदर, बाहर पहरेदार बैठा दिए गए। यानी कि इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो वास्तविक बात है वो मीडिया के माध्यम से जनता को जाए। मुझे इस अवसर पर अपनी ओर से यही बात करनी थी, मैंने अपनी बात रखी। अगर कोई अनुपूरक जानना चाहते हो तो पूछें। दादाजी, ऐसे तो बहुत कम मौका आता है जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, बहुत कम, यदा कदा। उम्मीद हम लोग तो कर रहे थे कि कैंडिडेट का भी नाम इसी तरह आप लोग अनाउंस करेंगे, खैर वो आप लोग का निर्णय था। जब पीड़ा में तो साथ है, लेकिन यहाँ भी आरजेडी गायब है, कोई खास वजह उसके प्रोटेक्ट? प्रदेश अध्यक्ष जी, इस विषय में आपके प्रश्न को, ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये अचानक हम लोगों का ये हुआ और मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, माननीय मंत्री जी भी बात की, लेकिन वो लोग बाहर रहने के कारण वह नहीं आ पाए प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी का तो कई पदाधिकारी रांची में हैं, जरूरी हो रहा है कि विधायक ही आए, हम लोगों ने सूचना दी, जैसे हम लोगों को ये देखिए मिला होता मैसेज क्या तुम है, लिखना। होता क्या है उपेंद्र जी, एक शिष्टाचार होता है।
संपर्क अध्यक्ष से किया जाता है। हम लोग बाहर मैं आपने मेरे बारे में कहा, तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ हेमंत जी के निर्देशानुसार। यदि उनके प्रदेश अध्यक्ष किसी को नहीं बोले होंगे तो इसकी जिम्मेवार तो मन में सवाल उठता है ना दादा, ये आप लोग सवाल मत उठाइए, वो हमारे साथ उसी तरह जनार्दन जी को खबर हुआ तो मनोज जी आए। नहीं मनोज जी नहीं, मनोज अच्छा, मनोज जी को नहीं, इन्हीं खबर हुआ। अच्छा, इन्हीं को अच्छा, हाँ, अभी यही। इतिहास में जाके क्या फायदा, भविष्य की चिंता करते हैं। भविष्य में 56 है। 56 है। बिल्कुल। यदि ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? नहीं केशव जी, ये मेरा कहना है कि आप लोग आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि सीआई इलेक्शन चेंज ऑफ इंडिया हो गए, ये तो आप सालों से कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कभी SIR के नाम पे, कभी कुछ पे, इसमें कुछ नया तो है नहीं कि आप लोग मान रहे थे कि जिसको आप चोर बता रहे हैं इस बार कम से कम चोरी नहीं करें। अगर ऐसा मान रहे थे तो ये आप लोग का बड़प्पन है। खैर, हमारा ये मानना है कि 56 इंटैक्ट रहेगा। बिल्कुल। इस बात की गारंटी आजकल सब चल रहा है, मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी केशव महतो जी दे रहे हैं क्या? नहीं, हम सभी मिल के दे रहे हैं, सभी मिल के दे रहे हैं। देखिए पांडे जी, मेरा हमसे हलफनामा लिखवा लीजिए, 34 इंटैक्ट है। इनका हलफनामा ले लीजिएगा, 16 है। इनका 2 है। संजय जी आएंगे तो 4 है। इसके अलावा कोई और हलफनामा नहीं होगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in